दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। हम जा रहे हैं हमारे सौर मंडल के एक ऐसे कोने में जहां कुदरत अपने सबसे उग्र रूप में दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं जुपिटर के सबसे क्लोजेस्ट मून की, आयो की। ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहां वोल्केनोज आसमान में हजारों किलोमीटर तक आग उगलते हैं, जहां लावा के समुद्र बहते हैं और जहां का लैंडस्केप किसी नर्क से कम नहीं। आज हम आयो के रहस्य को खोलेंगे, इसकी हैरत अंगेज वोल्केनिक एक्टिविटी के पीछे की साइंस को भी समझेंगे और ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या इस जलती हुई दुनिया में जहां सब कुछ इतना अलग है वहां भी कभी जीवन पनप सकता है। इंट्रोडक्शन अबाउट आयो। तो चलिए आयो को और करीब से समझते हैं। आयो जुपिटर के 4 बड़े चंद्रमाओं में से एक है जिन्हें गैलीलियो ने 1610 में खोजा था। ये चांद अर्थ के मून से थोड़ा सा बड़ा है और ये हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिविटी वाला ऑब्जेक्ट है। आयो हमारे सौर मंडल के सबसे अनोखे चंद्रमाओं में से एक है। इसकी खोज ने हमारे सौर मंडल की समझ को बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। गैलीलियो द्वारा आयो की खोज ने कोपरनिकस के इस आइडिया को सपोर्ट किया कि अर्थ सौर मंडल का सेंटर नहीं है। इस खोज से पहले सभी लोगों का मानना था कि सभी सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं। आयो का नाम एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर रखा गया है। ग्रीक माइथोलॉजी में आयो एक मॉर्टल प्रिंसेस थी। आयो को स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि प्लैनेट और मून्स कैसे बनते और इवॉल्व होते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि टाइडल फोर्सेस किसी सेलेस्टियल बॉडी के जियोलॉजिकल एक्टिविटी को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। और साथ ही साथ आयो की स्टडी से हमें ये भी पता चल सकता है कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवन की संभावना क्या हो सकती है। आयो का इतिहास सिर्फ वोल्केनिक एक्टिविटी की कहानी नहीं है, ये हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों और इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेशन के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। माना जाता है कि आयो जुपिटर और बाकी गैलीलियन मून्स के साथ ही करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना था। माना जाता है कि उस समय हमारा सौर मंडल डस्ट और गैस का एक बड़ा घूमता हुआ क्लाउड था। इस क्लाउड के अंदर मौजूद मटेरियल धीरे धीरे एक साथ होकर प्लैनेट्स और मून्स बनाने लगा। शुरू में आयो आज की तरह इतना वोल्केनिक एक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये जुपिटर के करीब आया, इस पर लगने वाला टाइडल स्ट्रेस बढ़ने लगा। आयो की एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी अंडे की आकार की ऑर्बिट का मतलब है कि इसकी जुपिटर से दूरी बदलती रहती है। जब ये जुपिटर के करीब होता है तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जब ये दूर होता है तो ये पुल कमजोर होता है। ये बदलता हुआ पुल या ये कहें ये बदलती हुई फोर्स आयो को लगातार स्क्वीज और स्ट्रेच करता है, जिससे इसके अंदर हीट जनरेट होती है और इस प्रोसेस ने आयो को सौर मंडल की सबसे वोल्केनिक एक्टिव बॉडी बना दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ आयो, वोल्केनोज, वेदर एंड हिस्ट्री। आयो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक वर्ल्ड है। इसका स्ट्रक्चर और हिस्ट्री इसको बाकी चंद्रमाओं से अलग बनाती है। आयो का स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट बहुत ही एक्सट्रीम है, लेकिन यही चीजें इसको इतना फैसिनेटिंग बनाती हैं। आयो के वोल्केनोज सिर्फ लावा ही नहीं उगलते, बल्कि सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी उगलते हैं जो स्पेस में कई 100 किलोमीटर तक फैल जाती हैं। ये प्लम्स आयो के एटमॉस्फेयर और जुपिटर के आसपास के एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करती हैं। साइंटिस्ट ने आयो पर कई तरह के वोल्केनिक फीचर देखे हैं, जैसे कि ये लावा फ्लोज, ये पिघले हुए पत्थर की नदियां हैं जो आयो के सरफेस पर दूर तक फैल जाती हैं। लावा लेक्स, ये बड़े पिघले हुए लावा के तालाब हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं जैसे कि लोकी पेट्रा। प्लम्स, ये वोल्केनिक इरप्शन हैं जो गैस और धूल को स्पेस में बहुत ऊंचाई तक भेजती हैं। आयो का सरफेस अलग अलग तरह के सल्फर कंपाउंड से बना है। सल्फर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रंग का होता है, इसलिए आयो पर येलो, रेड, ऑरेंज और ब्लैक रंग दिखाई देते हैं। इसकी वोल्केनिक एक्टिविटी का एक और बड़ा कारण है आयो का पतला एटमॉस्फेयर। वोल्केनो से निकलने वाली गैसेस से ये एटमॉस्फेयर बनता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर बहुत स्टेबल नहीं है क्योंकि ये लगातार स्पेस में लीक होता रहता है। साइंटिस्ट का मानना है आयो का इंटीरियर कई लेयर्स में बटा हुआ है। सबसे अंदर एक आयरन या आयरन सल्फाइड कोर है, जिसके ऊपर एक मोल्टन सिलिकेट मेंटल है। सबसे बाहर एक क्रस्ट है जो पत्थर और सल्फर से बनी हुई है।
आयु का इतिहास जुपिटर के साथ इसकी टाइडल इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है। जब आयु बना था तब ये शायद ज्यादा शांत था, लेकिन जैसे जैसे ये जुपिटर के करीब आया टाइडल फोर्सेस बढ़ती गई और इसी वजह से इसके अंदर की गर्मी भी बढ़ गई और वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो गई। आयु की सतह के नीचे क्या है? वैज्ञानिक मानते हैं कि आयु एक पिघला हुआ आंतरिक भाग रखता है जो इसकी तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि का एक मुख्य कारण है। आयु का केंद्र संभवतः लोहे या लोहे के सल्फाइड से बना है। यह कोर काफी बड़ा है जो आयु के मास का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। कोर के चारों ओर पिघला हुआ सिलिकेट मेंटल है। ये परत चट्टान से बनी होती है जो इतनी गर्म होती है कि यह पिघल जाती है और यही पिघला हुआ पदार्थ आयु की सतह पर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता रहता है। सबसे बाहरी परत या क्रस्ट ठोस चट्टान और ज्वालामुखी सामग्री से बनी होती है। यह परत लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी द्वारा पुनर्जीवित होती रहती है, इसलिए आयु पर बहुत कम प्रभाव वाले क्रेटर्स दिखाई देते हैं। आयु की आंतरिक संरचना को समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि टाइडल हीटिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है और यह किसी खगोलीय पिंड के भूविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये हमें ये भी समझाने में मदद करता है कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, क्यों और कैसे एक्सप्लोड होते हैं, न केवल आयु पर और अन्य प्लैनेट्स पर भी। ये हमें ये भी निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि आयु कभी जीवन का समर्थन करने में सक्षम हो सकता है या नहीं। What causes volcanoes on आयु? आयु पर इतने सारे वोल्केनोस क्यों हैं? इसका जवाब है टाइडल हीटिंग। जैसे कि हमने पहले भी बताया, जुपिटर की इमेंस ग्रेविटी आयु पर एक स्ट्रॉन्ग पुल एक्सर्ट करती है। आयु की ऑर्बिट परफेक्ट सर्कुलर नहीं है और ये जुपिटर और दूसरे गैलीलियन मून्स जैसे यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो से वेरिंग ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है। ये वेरिंग फोर्सेस आयु को कॉन्स्टेंटली स्क्वीज और स्ट्रेच करते हैं। ये स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट करती है जो आयु के इंटीरियर को हीट करती है और वोल्केनिक एक्टिविटी कॉज करती है। आयु यूरोपा और गैनीमेड के बीच ऑप्टिकल रेजोनेंस टाइडल फोर्सेस को एम्पलीफाई करता है। टाइडल हीटिंग एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है और ये आयु को हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी वाला ऑब्जेक्ट बनाता है। आयु पर लगने वाली टाइडल फोर्सेस इसको बॉल की तरह स्क्वीज और रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को टाइडल फ्लेक्सिंग कहते हैं। आयु, यूरोपा और गैनीमेड एक ऑर्बिटल रेजोनेंस में है। इसका मतलब है कि ये तीनों मून्स एक दूसरे के साथ खास रिदम में ऑर्बिट करते हैं। ये रेजोनेंस आयु पर लगने वाले टाइडल फोर्सेस को और बढ़ा देता है, जिससे इसके अंदर की गर्मी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। अर्थ पर भी वोल्केनोस होते हैं, लेकिन ये मेनली रेडियो एक्टिव डिके और रेजिडुअल हीट से चलते हैं। आयु के वोल्केनोस टाइडल हीटिंग से चलते हैं, जो एक बहुत ही अलग और ज्यादा पावरफुल प्रोसेस है। टाइडल हीटिंग ने आयु के सरफेस को पूरी तरह से बदल दिया है। इसकी वजह से आयु पर कोई इम्पैक्ट क्रेटर नहीं है, क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी लगातार नया लावा उगलती रहती है और पुराने क्रेटर्स को मिटा देती है। क्या जुपिटर के चंद्रमा आयु पर भी कभी धरती की तरह जीवन पनप सकता है? ये सुनने में अजीब लग सकता है। साइंटिस्ट इस सवाल पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या आयु पर जीवन हो सकता है। हालांकि आयु का सरफेस बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है। वहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, रेडिएशन लेवल बहुत हाई है और साथ ही साथ पानी की कमी है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सब सरफेस में यानी आयु की सतह के नीचे कुछ खास कंडीशन हो सकती है जो जीवन को सपोर्ट कर सकती हैं। हमें आयु पर जीवन की संभावना को और गहराई से समझने के लिए कुछ और पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आयु पर जीवन के लिए जरूरी क्या क्या चीजें मौजूद हैं। जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है लिक्विड सॉल्वेंट, जो आमतौर पर अर्थ पर पानी होता है, लेकिन आयु की सरफेस पर पानी नहीं है। तो क्या सब सरफेस में पानी मौजूद हो सकता है, या फिर क्या कोई और लिक्विड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या कोई और एक्सोटिक फ्लूइड जीवन के लिए मीडियम का काम कर सकता है? साइंटिस्ट इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। जीवन को चलाने के लिए एनर्जी की भी जरूरत होती है। अर्थ पर ज्यादातर जीवन सूर्य की रोशनी से एनर्जी हासिल करता है, लेकिन आयु की सरफेस पर सूर्य की रोशनी बहुत कम होती है और रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर आयु पर जीवन है तो उसे शायद कोई और एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करना होगा।
शायद वो संभावना है कीमोसिंथेसिस। इसके अलावा टाइडल हीटिंग से मिलने वाली जियोथर्मल एनर्जी भी एक सोर्स हो सकती है। जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी जरूरी होते हैं। साइंटिस्ट को आयो की सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं मिले हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये मॉलिक्यूल्स सब सरफेस में मौजूद हों, जहां ये रेडिएशन से बचे रहे होंगे। जीवन को इवॉल्व होने में बहुत टाइम लगता है और इसके लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट की जरूरत है। आयो का एनवायरनमेंट बहुत ही अनस्टेबल है, लेकिन अगर सब सरफेस में कुछ ऐसी जगह हो जहां कंडीशन ज्यादा स्टेबल हो, तो वहां जीवन के इवॉल्व होने की संभावना हो सकती है। अर्थ पर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसी जगह हैं, जहां जीवन बिना सूर्य की रोशनी के भी पनप सकता है। ये इकोसिस्टम कीमोसिंथेसिस पर निर्भर होता है और यहाँ कई तरह के अजीब और आश्चर्यजनक जीव पाए जाते हैं। आयो के सब सरफेस में भी ऐसे ही कुछ सिस्टम मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, अर्थ का शुरुआती दौर भी बहुत वोल्केनिक था, लेकिन इसी दौरान जीवन के पहले रूप समुद्र में डेवलप हुए थे। आयो के सब सरफेस में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन हो सकती हैं। अब इस पॉइंट पर और गहराई में जाते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, आयो का माहौल जीवन के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज बताई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आयो के सरफेस के नीचे कुछ खास जगह हो सकती हैं, जहां हालात थोड़े बेहतर हों। मिसाल के तौर पर लावा ट्यूब्स हो सकते हैं। ये लंबी टनल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लावा के फ्लो होने के बाद बनते हैं। अर्थ पर इन ट्यूब्स में टेम्परेचर स्टेबल होता है और रेडिएशन भी कम होता है। अगर आयो पर भी ऐसे लावा ट्यूब्स मौजूद हैं, तो ये माइक्रोब्स के लिए भी एक सुटेबल जगह हो सकती है। दूसरी संभावना है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये वो जगह होती है जहां से गर्म पानी और केमिकल्स समुद्र के अंदर से निकलते हैं। अर्थ पर इन वेंट्स के आसपास बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जो कीमोसिंथेसिस से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। अगर आयो के सब सरफेस में भी वोल्केनिक एक्टिविटी की जगह ऐसे वेंट्स मौजूद हैं, तो ये भी जीवन के लिए एक एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि आयो के सरफेस पर पानी नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सब सरफेस में वाटर आइस मौजूद हो सकती है। ये बर्फ शायद आयो के फॉर्मेशन के टाइम से ही वहां मौजूद हो, या फिर ये जुपिटर के आसपास मौजूद वाटर रिच मटेरियल से आई हो। अगर ये आइस पिघल जाए तो ये जीवन के लिए एक जरूरी लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कर सकता है। ये सभी आइडियाज सिर्फ थ्योरी हैं। हमें आयो पर जीवन के बारे में कुछ भी पक्का पता नहीं है, लेकिन ये बहुत एक्साइटिंग है कि साइंटिस्ट इतनी अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोच रहे हैं। आयो हमें ये याद दिलाता है कि जीवन कितना वर्सेटाइल हो सकता है और ये हमारी सोच से भी कई अलग अलग जगहों पर पनप सकता है। कैन लाइफ इवॉल्व ऑन आयो सिमिलर टू अर्थ्स अर्ली डेज? अब हम एक बहुत एक्साइटिंग सवाल पर आते हैं कि क्या आयो पर जीवन इवॉल्व हो सकता है ठीक उसी तरह जैसे अर्थ के शुरुआती दिनों में हुआ था। अर्ली अर्थ भी एक बहुत ही वोल्केनिक और डायनामिक प्लेस था। अर्थ पर लाइफ एक्सट्रीम वोल्केनिक एनवायरनमेंट्स जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स और डीप अंडरग्राउंड में पाई जाती थी। जीवन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिक्विड सॉल्वेंट, एनर्जी सोर्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और आयो पोटेंशियली इनको प्रोवाइड कर सकता है। आयो पर लाइफ अर्थ से अलग बायोकेमिस्ट्री यूज कर सकती है, शायद वाटर के बजाय सल्फर पर बेस्ड हो, लेकिन आयो की सरफेस पर पानी की कमी और इंटेंस रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट जैसे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी हैं। हालांकि आयो पर जीवन की संभावना बहुत ही कम लगती है, लेकिन साइंटिस्ट इसको पूरी तरह से डिसमिस नहीं करते हैं। उनका मानना है कि हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए और हर संभावना को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये मुमकिन है कि आयो के सरफेस में जहाँ टेम्परेचर्स और रेडिएशन लेवल्स कम है, वहाँ कुछ मात्रा में वाटर मौजूद हो। ये पानी शायद रॉक्स में ट्रैप्ड हो या फिर किसी अंडरग्राउंड एक्विफर में मौजूद हो। अगर आयो पर जीवन है तो ये जरूरी नहीं है कि ये पानी पर ही बेस्ड हो। कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड या कोई और सॉल्वेंट भी जीवन के लिए मीडियम का काम कर सकता है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, आयो पर जीवन प्रकाश संश्लेषण की बजाय कीमोसिंथेसिस पर निर्भर कर सकता है। आयो के ज्वालामुखी कई तरह के केमिकल्स उगलते हैं, जैसे कि सल्फर कंपाउंड्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं। अर्थ पर लावा ट्यूब्स ऐसी जगह हैं
जहाँ जीवन पनप सकता है, क्योंकि ये रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और यहाँ टेम्परेचर भी एक्सट्रीम नहीं होता। आयो पर भी ऐसे लावा ट्यूब्स मौजूद हो सकते हैं और ये जीवन के लिए भी सूटेबल हैबिटेट हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि आयो पर कभी पहले जीवन था, लेकिन बाद में सरफेस कंडीशन होस्टाइल होने की वजह से ये जीवन खत्म हो गया। अगर ऐसा है तो इसके कुछ अवशेष सब सरफेस में मौजूद हो सकते हैं। फ्यूचर मिशंस एंड डिस्कवरीज। आयो के बारे में हमारी समझ अभी भी शुरुआती स्टेजेस में है। फ्यूचर मिशंस और एडवांस टेक्नोलॉजी हमें इस मून के रहस्यों को और गहराई से जानने में मदद करेंगे। हालांकि अभी तक आयो के लिए कोई डेडिकेटेड मिशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर स्पेस मिशन में इस मून को और करीब से स्टडी करने के अवसर मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जूस मिशन जो ESA द्वारा लॉन्च किया गया है, ये यूरोपा और गैनीमेड को स्टडी करेगा, लेकिन इसके ऑब्जर्वेशन से हमें आयो के बारे में भी कुछ इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट में ऐसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो आयो की सरफेस और सब सरफेस को डिटेल में मैप कर सकेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स वहां मौजूद केमिकल्स का पता लगा सकेंगे, टेम्परेचर वेरिएशन को मेजर कर सकेंगे और सब सरफेस स्ट्रक्चर को इमेज कर सकेंगे। सबसे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज में से एक है आयो से सैंपल को अर्थ पर वापस लाना। इससे साइंटिस्ट को आयो के मटेरियल्स को लैब में स्टडी करने का मौका मिलेगा, जिससे हम वहां जीवन की संभावना को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। भले ही आयो पर जीवन मिलने की संभावना कम हो, लेकिन इसकी खोज करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये हमें यूनिवर्स में जीवन की संभावना के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बता सकता है। अगर हम आयो जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी जीवन ढूंढने में सफल होते हैं, तो ये जीवन की हमारी मौजूदा परिभाषा को बदल सकता है। हमें शायद जीवन के लिए जरूरी चीजों के बारे में अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम आयो पर जीवन को ढूंढते हैं, तो इसका मतलब होगा कि जीवन यूनिवर्स में हमने सोचा था उससे कई ज्यादा आम हो सकता है। ये हमें यूनिवर्स में अन्य हैबिटेबल प्लैनेट्स और जीवन की तलाश में मदद कर सकता है। अंत में आयो पर जीवन की खोज हमें यूनिवर्स में अपने स्थान और अस्तित्व को समझने में मदद कर सकती है। ये हमें ये जानने में मदद कर सकती है कि हम अकेले हैं या नहीं, और यह हमें ये समझने में मदद कर सकती है कि हम इस दुनिया में कैसे आए। तो दोस्तों, आयो एक ऐसी जगह है जो हमें हैरान भी कर सकती है और सोचने पर मजबूर भी। ये एक जलती हुई दुनिया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो हमें जीवन की संभावना के बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, आयो पर कभी जीवन पनप सकता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे एक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। I'll see you in the next one.